हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी, जो कि एसएसटी है जो क्लास 6 to 8 के लिए, और अब तक 2011 से 2023-24 तक जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह है। और आप बताइएगा कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हुए हैं? तो किस लिपि में मिले हुए हैं अशोक के शिलालेख? ये मिले हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। और ये देखिए क्वेश्चन 2011 यूपी 2011 और 2013 में 2 साल इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये आंसर देख लीजिए, कला विज्ञान साहित्य का विकास इस समय सबसे ज़्यादा हुआ था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और यह प्रश्न यूपी टेट 2011-2014 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। और यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब सभी क्वेश्चन जो हैं देखिए कितनी सटीकता से आपके सामने लाए गए हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से आपको दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, अकबर की सुलह-ए-कूल की नीति का अर्थ क्या था? तो सुलह-ए-कूल, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, सुलह-ए-कूल, ठीक है। और उसका अर्थ पूछा हुआ है यहाँ पे देखिए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव, यानी कि सभी धर्म उसके लिए क्या थे? समान थे। यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने क्या किया था? मकतब खाने का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था? फतेहपुर सीकरी, जिसे हम शॉर्ट में सीकरी कहते हैं, फतेहपुर सीकरी में मकतब खाने का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह मेरठ छावनी से हुई थी। कब हुई थी? मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यह यूपी टेट 2017-2018 में पूछा गया प्रश्न है। डेट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कब हुई थी? तो 10 मई को हुआ था, मई में, ठीक है। छठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और यह प्रश्न यूपी टेट 2018 और 2019 लगातार पूछा गया इस प्रश्न को, ठीक है। सातवें प्रश्न को देखते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला अगर हम प्रयोग करें तो यह साउथ अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में कहाँ पे किया था? तो भारत में चंपारण में 1917 में किया था, जो कि चंपारण है कहाँ पे? बिहार राज्य में है। और यह 1917 में किया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने इनको, गांधी जी को सत्याग्रह के लिए बुलाया था। बहुत बार पूछा गया कि किसके कहने पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। और ये यूपी टेट 2019-2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो था। अच्छा, ये नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रश्न 2021-2022 में पूछा गया है यूपी टेट में। नौवां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और यह यूपी टेट 2022 और 2023 में पूछा गया है, ठीक है। किसके विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट को काला कानून, गांधी जी ने काला कानून कहा था। और ये कब आया था? रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में ही आया था। और इसमें बिना दलील, बिना वकील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में हजारों लोग क्या इकट्ठा होकर के इस रॉलेट एक्ट यानी कि काले कानून का विरोध कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 को। और इसी पर जनरल ओ डायर ने, किसने? जनरल ओ डायर, पूछा जाता है, ओ डायर ने क्या किया था? जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1942 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पूछा भी गया है। यह 2023 और 2013 में, यूपी टेट 2023 और 2013 में यह प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या? अस्थायी अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
क्या किया था, अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उस समय कुंडलवन कहा जाता था, कुंडलवन कहा जाता था। किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी यह चौथी बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई और चौथी कहाँ पे हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी और यह चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस समय भगवान बुद्ध जीवित नहीं थे। यूपी टेट 2013 और यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं, 14वां प्रश्न है, चोल वंश की राजधानी थी। तो चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। क्या थी? तंजावुर। और यूपी टेट 2016 2018 में प्रश्न पूछा गया। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा कि आपने 100 आउट ऑफ कितना मार्क्स गेन किया है, आपने कितने नंबर लाए हैं। इसकी रिवीजन क्लास है ये। 13वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और यह यूपी 2018 और 2021 में पूछा गया था। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक था। 14वां प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। इसने क्या किया था? जजिया कर को हटाया था और इसने मकतब खाने का निर्माण करवाया था। ठीक है, सीकरी में पूछा गया प्रश्न कई बार ये मकतब खाने का निर्माण। और ये यूपी 2021-2023 में पूछा गया प्रश्न है। 14वां, इसने सुलह कुल की नीति लाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? मैंने बताया मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और ये 2023 में पूछा गया। और 13 अप्रैल 2019 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। ठीक है, यूपी टेट 2011 और 2013 में पूछा गया। 17वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? यह कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया है कंचनजंगा, तो पूछ लिया अगली बार कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। ये पूर्वोत्तर का राज्य है सिक्किम। ठीक है, और ये 2013-2014 में प्रश्न पूछा गया है। 18वां प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल या गंगोत्री हिमानी, जो कि कहाँ पे है? यूके यानी कि उत्तराखंड में है। गंगा नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। काली मिट्टी को हम क्या रेकुर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई की मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता अगर किसी मिट्टी की होती है तो किसकी होती है? काली मिट्टी की ही होती है। ठीक है, 2016 और 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। 20वां प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि कब से कब तक होती है? तो देखिए, मानसून केवल जून से सितंबर तक होती है और यह यूपी 2017-2018 में पूछा गया। मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि मानसून कहाँ से इंटर करता है। एक बार यहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहूँगी कि भारत में मानसून कहाँ से इंटर करता है। देखिए, गुजरात राज्य हो गया, ये NH महाराष्ट्र हो गया, और ये गोवा हो गया, और ये KR कर्नाटक, और ये हमारा केरल वाला राज्य है। और ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? WG वेस्टर्न, और ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। अब देखिए, यहाँ पे जो है अरब सागर है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इनके साथ में हम बॉब कहते हैं। तो मानसून कहाँ से भारत में इंटर करता है? इसी अरब सागर से मानसून उठते हुए कहाँ? सबसे पहले केरल राज्य में जून माह में आता है। जून के पहले माह में कहाँ आता है? केरल राज्य में आता है, और केरल राज्य में बारिश करते हुए यहाँ से चला जाता है। ये कहाँ पे? पूर्वोत्तर में जाता है, और फिर जब ठंडी आती है तो ठंडियों में लौट करके यही मानसून यहाँ आता है। और यहाँ तमिलनाडु राज्य है, जो पूर्वी घाट में तमिलनाडु राज्य है, और यहीं पर ठंडी में बारिश करता है यही शाखा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तो लौटते मानसून से तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे होती है? तो लौटते मानसून से तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए 21वां प्रश्न, जीरो देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो जीरो देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह यूपी टेट 2018-2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद से हम लोग सीटेट की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग सीटेट में भी SST की क्लास बहुत ही शीघ्र शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? यह तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब श्रीनगर कहाँ है? कन्याकुमारी कहाँ है? देखते हैं। ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये ऊपर नॉर्थ है, और नीचे क्या है? ये साउथ है। देखिए, श्रीनगर कहाँ पे है? तो JK जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु कहाँ पे है? साउथ में यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है।
23वां प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कहाँ पे? और ये कहाँ पे माउंट एवरेस्ट? वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो सागर माथा, क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है यह। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग यहाँ डेट देख लीजिएगा कब पूछा गया, क्योंकि मैं बार बार ये बताते जाऊँगी कि ये इस ईयर में पूछा है तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। 24वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सेंसस 2011 के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, वो भी एरिया में, कौन सा? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और यूपी 2022-2023 में लगातार इसको पूछा गया है। 25वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको मैप बनाकर पिछली क्लासेस में और इस क्लास में भी समझा दिया है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट किसे कहते हैं और कहाँ पे है, ठीक है। 26वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। 2014-2017 में पूछा गया। देखिए सबसे पहले क्या आता है? तो ट्रोपोस्फियर इसे हम कहते हैं, ट्रोपोस्फियर इनकी क्षोभ मंडल आता है। इसके ऊपर क्या? समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या? मौसम संबंधी, ट्रोपोस्फियर में क्या होती है? क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं। और यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे ओजोन परत यानी कि O3 पाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जहाज उड़ाने की सबसे बेस्ट दशा स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के बाद से क्या आता है? मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। जो प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल का कौन सा सबसे परत है जो सबसे क्या होता है? सबसे ठंडा रहता है। तो सबसे ठंडा परत कौन सा है? सबसे ठंडा परत ये मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, जो कि सबसे ठंडा होता है, ठीक है। उसके बाद से बहिर्मंडल आ जाता है। अब 27वां प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु के महीने कब से कब तक होते हैं? तो दिसंबर से जनवरी में होते हैं। और शीत ऋतु में किस राज्य में लौटते मानसून से वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में जो है लौटते मानसून से वर्षा होती है। कई बार पूछा गया यह प्रश्न। 28वां प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? कोयला है। यूपी 2022-2023 में पूछा गया प्रश्न है। 30वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई और उसका नाम क्या है? नेहवा, क्या है? नेहवा शोवा बंदरगाह, ठीक है, नेहवा शोवा बंदरगाह है, जो कि यूपीटेट 2023 में पूछा गया है। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। यूपीटेट 2011 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। 32वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जब संविधान बना उस समय अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? यही राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं 31वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करें मौलिक अधिकार की, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार, किसका? संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो कि 1978 में इसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को। और कहाँ रखा गया था? अब 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए थे। बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। और यूपीटेट 2014-2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। यहीं पर जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ? फंडामेंटल ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ से कितने हैं? 11 कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में हम रूस कहते हैं, यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। यूपीटेट 2016-17 में लगातार पूछा गया है। बात करें एलएस यानी कि लोकसभा की, यह क्या है? अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सदन है जो अस्थायी, या किसे अस्थायी सदन कहते हैं? तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि इसको जब चाहे तब भंग किया जा सकता है। लेकिन आरएस का मतलब राज्यसभा, आरएस क्या है? अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता, बल्कि 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हमेशा रिटायर होते रहते हैं, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। ये क्या है? लोअर हाउस है। और ये क्या है? अपर हाउस कहा जाता है इसको। 35वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के। देखिए लोकसभा के सदस्यों के लिए आप वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए आप वोट नहीं देते हैं, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, ठीक है। 36वां प्रश्न है, पंचायती राज किस संशोधन से है? तो पंचायती राज का संबंध किस संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। सबसे पहली बार पंचायती राज को कब कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। कहाँ पे? नागौर में, राजस्थान के, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह।
37वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहाँ से लिए गए हैं? USSR यानी कि रसिया से लिए गए हैं। देखिए प्रश्न पूछ लिया है, यूपीटेट 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचक मंडल। कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव? निर्वाचक मंडल करवाता है। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति का एक भारत में एक पद होगा। ठीक है, यूपीटेट 2021-2022 में पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर कब किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 61 के थ्रू राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बात देखते हैं 40वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ है। ठीक है, अशोक का स्तंभ है और 2023-2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41वां प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और यह यूपीटेट 2016-2018 में पूछा गया है। 42वां प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो ये कि जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत है ये क्या है? वंदे मातरम। और इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं कहीं इनको चटर्जी भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 43वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से हमने लिया हुआ है। कहाँ से? बहुत बार पूछा गया है कि कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। 44वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005 में बना था सूचना का अधिकार अधिनियम, और यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 3 साल पहले ही इस प्रश्न को पूछा गया था। 45वां प्रश्न है, एसएसटी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक नागरिक बनाना। ठीक है, डेमोक्रेटिक नागरिक बनाना। तो यूपीटेट 2011-2013 में पूछा गया प्रश्न है। 46वां प्रश्न है, कक्षा 6 में इतिहास पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि क्या है? तो कहानी कहना प्लस स्रोत आधारित, जो कक्षा 6 में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो। और यह यूपीटेट 2014 और 2013 में पूछा गया प्रश्न। देख लीजिए यूपीटेट में पेडागोजी भी कितने लेवल की पूछी गई है। ठीक है, 47वां प्रश्न है, नक्शा पढ़ाना कौन सा कौशल है? तो नक्शा पढ़ाना कौन सा कौशल है? स्थानिक कौशल यानी कि स्पाइटल स्किल है नक्शा पढ़ाना। 2014 और 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। 48वां प्रश्न है, कालक्रम सिखाने के लिए TLM है। तो कालक्रम सिखाने के लिए कौन सा TLM है? समय रेखा यानी कि टाइम लाइन को सिखाना सबसे बेस्ट है। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 49वां प्रश्न है, समकालीन मुद्दों को, थोड़ा प्रश्न को नीचे करते हैं। ठीक है, अरे समकालीन मुद्दों को कक्षा में कैसे लाएं? तो समकालीन जो मुद्दे, करंट के मुद्दे होते हैं वो कहाँ से? समाचार न्यूज़ से आएंगे और चर्चा से आएंगे। 2017-2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। 50वां प्रश्न है, भूगोल में क्षेत्रीय उपागम क्या है? तो यह क्या है? किसी क्षेत्र का समग्र अध्ययन करना ही भूगोल में क्षेत्रीय उपागम है। यूपीटेट 2018 और 19 में लगातार पूछा गया इस प्रश्न को। 51वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में बच्चे क्या करते हैं? तो किसने दिया प्रोजेक्ट विधि? किलपैट्रिक ने दिया हुआ है। ठीक है, अभी जिन्होंने हमारी CDP की क्लास नहीं देखी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो देख सकते हैं, वहाँ पे सारे सिद्धांतों को आपके एक जगह करवा दिया गया है। तो प्रोजेक्ट विधि किसका? किलपैट्रिक का। आप करें प्रोजेक्ट विधि में बच्चे करते क्या हैं? समस्या चुनकर स्वयं खोज करते हैं और फिर रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करते हैं। 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। 52वां प्रश्न है, SST में स्रोत यानी कि सोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? तो आंसर क्या है कि साक्ष्य आधारित सोच विकसित करता है। ये सोर्स क्या करता है? साक्ष्य आधारित सोच विकसित करता है। यूपीटेट 2021 और 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। 53वां प्रश्न है, अंधविश्वास दूर करने के लिए SST शिक्षक क्या करें? तो क्या करना चाहिए इन्हें? आंसर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, तर्क दें और प्रयोग द्वारा अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करें। यूपीटेट 2022 और 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। 54वां प्रश्न है, विविधता यानी डाइवर्सिटी SST में क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? एकता में अनेकता समझाने के लिए और सहिष्णुता समझाने के लिए डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीटेट 2023 और 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। 55वां प्रश्न है, ग्लोब और नक्शे में मुख्य अंतर क्या है? तो ग्लोब और नक्शे में क्या अंतर है? ग्लोब कैसा? त्रिआयामी होता है, 3D होता है, और नक्शा द्विआयामी होता है। ठीक है, नक्शा क्या होता है? 2D होता है और ग्लोब क्या होता है? 3D होता है। यही मुख्य अंतर है। ठीक है, ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है ये लगातार 2017 और 2019 में। 56वां प्रश्न है, महिला आंदोलन पढ़ाते समय शिक्षक को जोर देना चाहिए किस पर? तो लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी पर। अगर आप महिला आंदोलन पढ़ा रहे हैं तो आपको जेंडर इक्वलिटी पर, जैसे आपने पर्यावरण के लिए आपने पढ़ाया कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को आपने अगर पढ़ाया तो मेधा पाटेकर को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर बाबा आमटे को पढ़ाया तो आपको विश्नोई समाज को भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 57वां प्रश्न है, प्रश्न पूछना SST में क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? आंसर है आलोचनात्मक सोच विकसित
होती है। और यूपीटेट 2021 और 2022 में लगातार पूछा गया प्रश्न। तो प्रश्न पूछना जरूरी क्यों है? इससे आलोचनात्मक सोच बच्चों में क्या होती है? विकसित होती है। 58वां प्रश्न है, संसद यानी कि पार्लियामेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संसद किससे मिलकर बनता है? पहले ये जान लीजिए संसद किससे मिलकर बनता है। संसद में क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं, फिर राज्यसभा होता है, फिर लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है पार्लियामेंट का? कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये मेन कार्य है। ठीक है, संसद का। संसद के अंग पूछे जाते हैं, कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से मैंने आपको ऊपर बता दिया है। 59 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एसएसटी का हिस्सा क्यों है? तो क्यों है यह? आंसर है नागरिक कर्तव्य और सुरक्षा की समझ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, दीवार पत्रिका यानी कि वॉल मैगजीन का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर है इसका कि बच्चों की रचनात्मकता प्लस लेखन कौशल को क्या करता है? बढ़ाता है। और यूपीटेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय इतिहास पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? आंसर है बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना और रुचि बढ़ाना, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाना। ठीक है, और यूपीटेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 61वां प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र कक्षा 8 में कैसे पढ़ाएं? यानी कि इकोनॉमिक्स को कक्षा 8 में आप कैसे पढ़ाएंगे? तो देखिए दैनिक जीवन के उदाहरण, बजट और बाजार से जोड़ करके पढ़ाएंगे। क्या दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स देंगे? बच्चा अगर घर पे, ये बच्चे को अगर मान लीजिए 8 रोटियाँ में घर पे उसकी हैं, 8 रोटियाँ मान लीजिए एक पर्सन को मिला, तो 4 पर्सन है, तो 4 पर्सन को अगर एवरेजन 8 रोटी दी जा रही है तो कितनी रोटियाँ दी जाएंगी? और इससे अगर इतना खपत हो रहा है तो भाई एक दिन में प्रोडक्शन कितना होगा? प्रोडक्शन इतना है तो भाई लागत कितना आएगा? ये सब चीज़ें आप बच्चे को ऐसे दैनिक जीवन में जोड़ करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर बाज़ार की बात करें तो आप बताएं कि आटा कितने रुपए किलो है। अगर इतना रोटी एक दिन में 4 लोगों में खर्च हो रहा है तो आटा हम कितने रुपए बाज़ार से लाएंगे? ठीक है, 62वां प्रश्न है, भारत की पड़ोसी देश पढ़ाने की विधि क्या है? तो पड़ोसी देशों को कैसे? मानचित्र से, वर्तमान संबंध से और समाचार से हम पढ़ा सकते हैं। ये यूपीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 63वां प्रश्न है, मूल्यांकन में केवल लिखित परीक्षा क्यों गलत है? तो मूल्यांकन में अगर हम इवोल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ केवल लिखित परीक्षा क्यों गलत माना जाता है? बच्चे की पूरी क्षमता कौशल नहीं माप पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 64वां प्रश्न है, एसएसटी की कक्षा में चर्चा यानी कि डिस्कशन का लाभ क्या है? तो इससे बहुदृष्टिकोण को समझा जा सकता है। अभिव्यक्ति के कौशल, अगर हम डिस्कशन करते हैं ना तो बच्चों में जो उनके अभिव्यक्ति का कौशल है वो विकसित होता है। बच्चों का अपना जो है व्यू होता है किसी भी पॉइंट पे, वो दे सकते हैं इसमें। 65वां प्रश्न है, मानचित्र में संकेत यानी कि सिंबल क्यों होते हैं? तो यूपीटेट 2017 में पूछा गया क्यों होते हैं? तो कम जगह में अधिक जानकारी देने के लिए मानचित्र में क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनगण मन के रचयिता कौन है? तो भारत में जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है, राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए क्या दिया गया था? इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, याद रखिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी इन्हें कहा जाता है। अब देखिए 68वां प्रश्न है, भारत में संघ सूची में कितने विषय हैं? भारत कितनी सूचियाँ हैं? 3 सूची हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पूछा है तो संघ सूची में कौन कौन से? रक्षा, विदेश, रेल और डाक। और ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए अभी यूपीटेट 2011 में प्रश्न पूछ लिया है कि रक्षा, विदेश, रेल और डाक है, लेकिन इनमें से किसी एक को दे पूछ ले कि विदेश मामले किस सूची में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि रक्षा, विदेश और रेल डाक ये किस मामले में? संघ सूची में आता है। यानी कि संघ और राज्य दोनों इस पर काम करेंगे। राज्य कह रही हूँ, इन मामलों पर केवल कौन काम करेगा? संघ काम करेगा। 69 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूची में विषय कितने हैं? तो ये यूपीटेट 2022 में पूछा हुआ है। देखिए अभी संघ सूची 21 में पूछा गया, अब राज्य सूची में क्या? राज्य सूची को 2022 में 1 साल बाद ही पूछ लिया गया था कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए। पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा ये किस में आते हैं? तो राज्य सूची में। मान लीजिए अभी पूछ ले वन किस में आता है? यह तो वन किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पूछ भी लिया है यहाँ पे आपसे, समवर्ती सूची का विषय 2023 में 21, 22, 23 लगातार पूछा है। तीनों सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को। अब समवर्ती सूची में वन, विवाह, शिक्षा और श्रमिक संघ आता है। समवर्ती सूची का मतलब जिसमें राज्य भी काम करेगा और संघ भी काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे इन विषयों पर। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है?
तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होती है? न्यूनतम 21 वर्ष होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये यूपीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। आइए देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, 74वां प्रश्न है, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 2017 में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट भी पूछ लिया है, प्राइम मिनिस्टर भी, लोकसभा अगर स्पीकर पूछ ले तो कौन थी? मीरा कुमार थी। अगर पूछ ले भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी, जो कि 2014 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। 75वां प्रश्न है, भारत में आपातकाल इमरजेंसी कब लगा था? तो कब लगा था? ये 2018 में पूछा गया। देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच भारत में इमरजेंसी को लगाया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम लगाया गया था इमरजेंसी। 76वां प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यूपीटेट 2019 में पूछा। तो कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8 मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है 77 नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? यूपीटेट 2011 में पूछा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो इसका मतलब क्या है? आंसर है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्म क्या है? राज्य के लिए समान है, चाहे कोई भी धर्म हो। 78 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। कितने का अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। 6 माह के अंतराल पे कम से कम 2 बैठक ग्राम सभा की होनी चाहिए। 79 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें? 1/3 सीटें आरक्षित है। 73वां संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये प्रावधान किया गया था। पूछ सकता है ना कि कब प्रावधान हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षण, 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो कौन सा है? बाघ है। और ये यूपीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। 81 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और यह कैसा है? 2016 में पूछा गया। और ये कैसा है? तो तटीय झील है। मान लीजिए खारे पानी का पूछ लिया, ये पूछ लिया चिल्का झील कैसा झील है? यह तटीय झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। आगे देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में ही है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार में ही कौन सा ज्वालामुखी है? नारकुंडम, जो कि कैसा है? प्रसुप्त है या शांत ज्वालामुखी है। लेकिन यहीं पे अंडमान निकोबार में एक बैरन ज्वालामुखी है, जो कि कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया का एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है यह बैरन ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार में है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में है? यह अरब सागर में है। कहाँ पे? अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। 85वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? यूपीटेट 2011 में पूछा हुआ है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। मैं आपको इसको मैप से बनाकर समझा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखते हैं, ये स्टेट तो आपको पता ही है। देखिए ये क्या है? अरब सागर है। और ये क्या है? तमिलनाडु राज्य है। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। अब यही, और ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। और यहीं पे क्या है? हमारा पाक स्टेट है। और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका कौन है? ये मन्नार की खाड़ी और ये पाक जलडमरू मध्य या पाक स्टेट। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी छोर क्या है? मेनलैंड से पूछा हुआ है। तो मेनलैंड से कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पे है? इसी तमिलनाडु में है। मेनलैंड से कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जो कि मुख्य भूमिका दक्षिणी छोर है। ठीक है, और भारत का दक्षिणी छोर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कहाँ से? यहाँ से ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा है कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और यूपीटेट 2023 में पूछा गया प्रश्न है यह। अब देख लीजिए, अभी आपसे पूर्व से पश्चिम पूछा। अब 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि
यहाँ से नॉर्थ से साउथ की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो कितनी है, 3214 किलोमीटर है जुपिटर 2013। यानी कि आपको भारत का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको सारी लंबाई आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। 89 नंबर का प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितना परसेंट है? जुपिटर 2014 में पूछा गया था। तो कितना परसेंट है विश्व के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल? 2.4% है। ठीक है। पूरे विश्व का कितना परसेंट है भारत का क्षेत्रफल? 2.4% लोग भारत में रहते हैं। 90% है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है इसके लिए। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। 91वां प्रश्न है, भारत में रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो अभी उस समय 2017 में पूछा था तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट थे। लेकिन फिलहाल यूपी में कितने 100 रामसर साइट केवल यूपी में हो चुके हैं। 92वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? तो भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क वडला राजस्थान में है। ठीक है। पवन चक्की की बात करें, सबसे बड़ा पवन चक्की राज्य किसे का? तमिलनाडु है पवन चक्की वाला। 94 क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन, जो कि 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। 94 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति संख्या मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश को भारत का ईथोपिया कहते हैं। ईथोपिया क्यों कहा जाता है? ईथोपिया सबसे भूखा देश है। तो सबसे ज़्यादा हंगर कहाँ पे है अगर भारत में? तो यही मध्य प्रदेश में, इसीलिए उसे भारत का ईथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। 95वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहलाती है? तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं 96वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जुपिटर 2023 में पूछा है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य तुर्की की खलीफा की रक्षा करना। खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? यह सितंबर 1919 में हुआ था। देखिए क्रम से 1919 में कितनी घटनाएं हुई थी? 3 घटनाएं हुई थी। एक मार्च 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है। अब यही 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वही सितंबर 1919 में तुर्की के खलीफा की रक्षा के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है। 97वां प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। टू गो बैक टू वेदाज। गाँव की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने गाँव की ओर लौटो का नारा दिया था। 98वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जुपिटर 2016 में पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बैटिंग 1829 में लगाया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है। आगे देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है हमारी क्लास का। द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट किसने शुरुआत की? जुपिटर 2021 में पूछा गया है। तो किसने? क्लाइव ने। किसने? क्लाइव ने। कहाँ शुरुआत किया था? बंगाल में 1775 में द्वैध शासन की शुरुआत किया था। तो ये थे हमारे टॉप आज की 100 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर साझा जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि आपने 100 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए, क्योंकि ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है। अब तक जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है इस क्लास को देंगे 2-3 बार आप रिवाइज करिए। यहाँ से 100% आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक्सप्लेनेशन को भी इग्नोर ना करें, नोट करते जाएँ कॉपी में एक्सप्लेनेशन को भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।